बड़ी खबर के साथ शूटर दादी चंद्रा तोमर को लेकर यूपी सरकार ने बड़ी घोषणा की। नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम दादी चंद्रो तोमर के नाम पर होगा। नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को चंद्रो तोमर के नाम से जाना जाएगा। ख्याति लब्ध निशानेबाज चंद्रो तोमर जी जीवटता, जिजीविषा और नारी सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक हैं। हाल ही में उनका निधन हुआ। उनके नाम पर शूटिंग रेंज का नामकरण युवाओं के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगा। नोएडा में जो शूटिंग रेंज है वो अब शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर होगा। प्रेरणा बने शूटर दादी चंद्रो तोमर, इसके पीछे यही मकसद, और ये उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा। अगली बड़ी खबर नोएडा से है और उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देने के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट को भी 21% आरक्षण नहीं देने पर उसके अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को सरकार को अंतरिम रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट पर 1.5 महीने बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। इन प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में दर्ज शिकायतकर्ताओं को तीसरी काउंसलिंग में शामिल किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। हम इस समय बेसिक शिक्षा निदेशालय पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात ये यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थियों को हम देख रहे हैं इसमें 3 कैटेगरी है। एक तरफ ये अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए। प्रदेश में बड़ी संख्या में डीएलएड पास अभ्यर्थी हैं, टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, उनके लिए नई भर्ती आए। दूसरे वो अभ्यर्थी हम देख पा रहे हैं जहाँ पर ओबीसी के आरक्षण को लेकर विवाद है। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया शिक्षक भर्ती में, जो 69,000 की हुई थी, इसलिए उसमें नियमों का पालन किया जाए। तीसरी वो भर्ती हम देख रहे हैं जहां पर अभ्यर्थी मौजूद है जो मांग कर रहे हैं कि सरकार 22,000 पद और जोड़े 69,000 की भर्ती में। इनका कहना है कि जब सरकार की पहली 68,500 पदों की भर्ती आई थी उसमें करीब 22,000 पद खाली रह गए थे, उनको आगे जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश में क्वालिफाइड अभ्यर्थी मौजूद है। टीईटी और ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी मौजूद है, इसलिए इन पदों को भरा जाए। हालांकि इस धरने प्रदर्शन में कहीं ना कहीं कोविड के नियमों की भी अनदेखी हो रही है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है। खास बात ये कि आप देखिए कई लोगों ने इसमें मास्क तक नहीं लगाए हैं। हम यही अपील करेंगे सबसे कि भले ही आप अपनी मांगों को रखें सबके सामने, लेकिन कम से कम कोविड नियमों का पालन भी साथ में ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ पर लगातार पुलिसकर्मी इन लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं क्योंकि पूरे भविष्य का उनके सवाल है, ऐसे में इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हमारी अपील कि अपनी मांगों को रखें, लेकिन कम से कम ये ना भूलें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कम से कम उन नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि जीवन रहेगा तभी भविष्य में नौकरी होगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रदर्शन देखा आपने छात्रों का लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर नोएडा से। डीप सोसाइटी के बाहर लोगों का हंगामा है। सोसाइटी का गेट खोलने की मांग कर रहे हैं लोग। दिल्ली से पहुंचे लोग हंगामा कर रहे हैं, साजिश का पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। दिल्ली से पहुंचे लोग डीप सोसाइटी के गेट पर हंगामा कर रहे हैं, वो साजिश का पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। मैं क्यों चुप रहा हूं भैया? मुझे जरूरत नहीं है जीवन की जीने की। हां भाई कौन है? खबर मिल गई है, सील करा जाए। ये इनको यूपी पुलिस से कह रहे हैं सील करा जाए बिल्डिंग को। बलराम पांडे हमारे सहयोगी नोएडा से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। बलराम, हम देख रहे हैं तस्वीरें जो आपने भेजी हैं, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ना ये प्रदर्शन किस बात को लेकर है, किस साजिश के पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं ये लोग? देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन को लेकर के नोएडा डेफ सोसाइटी स्कूल का नाम सामने आया है,
उसके बाद से लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतने पॉश इलाके में इस तरीके का कार्य कैसे हो रहा था। और यही वजह है कि आज 3 से 4 लोग दिल्ली से नोएडा पहुंचे और इस स्कूल के बाहर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाई कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि साफ तौर से जैसे ही नोएडा डेफ सोसाइटी का नाम उजागर हुआ है, उसके बाद से जो स्कूल के बाहर बोर्ड लगे थे उनको हटा दिया गया है राजेंद्र। और इस वक्त हम उसी स्कूल के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये नोएडा डेफ सोसाइटी स्कूल की बिल्डिंग है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी आपको दिख रहे होंगे लगे हैं, लेकिन इनके कनेक्शन हटा दिए गए हैं। इनका डीवीआर गायब हो चुका है कि कौन इस स्कूल पे आता था कौन नहीं आता था इसका भी पता ना चल सके। साथ ही आप देख सकते हैं गेट पे ताला लगा हुआ है। जो बोर्ड यहां पर नोएडा डेफ सोसाइटी का लगा हुआ था वो भी हटा दिया गया है। इसके अलावा उस बोर्ड पर जो नंबर मोबाइल के अंकित थे वो भी इस वक्त बंद चल रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चला है कि ये जो स्कूल है वो रूमा रोका का है और वही इसको संचालित करती थी, लेकिन इस वक्त वो कहां पर हैं इसका पता नहीं है। लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो लखनऊ मिली है और जिस तरीके से यहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे राजेंद्र, उसको देखते हुए यहां पर नोएडा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, उनको शांत कराया गया और अभी भी नोएडा पुलिस यहां पर तैनात। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नोएडा पुलिस यहां पर अभी भी मौजूद है और स्थिति का जायजा ले रही है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। और यही वजह है कि चाहे वो नोएडा पुलिस हो, चाहे एसटीएफ टीम हो, सभी इस मामले की जांच में लगी हुई हैं, धरपकड़ में लगी हुई हैं कि ताकि सच्चाई सामने आ सके। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी ने खुलासा किया एक के बाद एक कि 1000 लोगों का धर्मांतरण हुआ है, तो उसको लेकर के अब नोएडा पुलिस और एसटीएफ भी सक्रिय हो गई है कि जिस तरीके से नोएडा डेफ सोसाइटी का नाम सामने आया है तो इसकी क्या भूमिका है। लेकिन शुरुआती जांच में एक और भी खुलासा हुआ है राजेंद्र कि इस स्कूल के जो शिक्षक और एक कर्मचारी हैं उनकी भी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं और कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली है कि जो 2 आरोपी दिल्ली से एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं, ये दोनों कर्मचारी उनके संपर्क में थे और यही बताते थे उनको कि कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन ऐसी महिलाएं हैं जो आसानी से धर्म परिवर्तन के लिए मान जाएंगी। उसके बाद ये लोग उनकी लिस्ट बनाते थे और उसके बाद स्कूल के बाहर उनसे संपर्क करते थे और संपर्क करके उन्हें प्रलोभन देते थे। अगर वो प्रलोभन में मान जाते थे तो अच्छी बात थी, नहीं तो फिर उन्हें डराया और धमकाया भी जाता था। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो धर्मांतरण के लिए मानते उन्हें उस तरीके से मनाया जाता और उसके बाद उन्हें धर्मांतरण कराया जाता। और 2 बच्चों का नाम जिस तरीके से उजागर हुआ इस स्कूल के, एक कानपुर का रहने वाला था, दूसरा गुरुग्राम का रहने वाला था, तो कहीं ना कहीं अब इस स्कूल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन 2 बच्चे के परिजनों ने जिस तरीके से आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है और इसी आरोप की जांच नोएडा पुलिस और एसटीएफ भी कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। और जो भी हकीकत नोएडा पुलिस भी इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ और एटीएस सभी इस मामले की जांच कर रहे हैं और अब तो इस प्रकरण के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े दिखाई दे रहे हैं। बलराम, ये नेटवर्क बड़ा है, ये भी प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। धर्मांतरण के मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि धर्मांतरण के मामले की जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन लोग हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धर्मांतरण की जो खबर है उसको निकल कर आई है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से भी इस तरह की कई सारी शिकायत मिली थी। देखिए, गंभीर मामला है वो, जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से उससे बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि देश में इस तरह के गैंग भी सक्रिय हैं कि जो इस तरह से धर्मांतरण कराना चाहते हैं। पुलिस ने अच्छा काम किया है और गहराई से जांच हो, जो भी दोषी हैं सख्त कार्रवाई हो। इस तरह का माहौल जो है देश में नहीं होना चाहिए और इस तरह के लोग जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विदेशों से फंडिंग की बात आ रही, खासतौर से ISI और पाकिस्तान से। यही गंभीर बात है ना कि पैसा कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, क्यों देश को अस्थिर करना चाहते हैं शायद कुछ लोग। तो यहाँ तक जांच, निश्चित रूप से वहाँ तक जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हैं।
सर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमरतुल्ला खान लगातार कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, धर्म के प्रचार की सभी को आज़ादी है, और विधानसभा चुनाव से भी इसको जोड़ जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इस तरीके की अब जो है कार्रवाई की जा रही है। 4.5 साल में कहीं कोई हिंदू मुस्लिम तनाव उत्तर प्रदेश में नहीं रहा, ना अब होगा। ये लोग मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, हम तो काम की राजनीति करते हैं। मोदी जी, योगी जी ने जो काम किए उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। ये पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक की चिंता छोड़कर मुसलमानों का काम करना शुरू करें। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई भेदभाव किसी स्तर पर नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अब इसकी जो जांच होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ एनएसए लगेगा, एटीएस जांच करेगी, एसटीएफ जांच करेगी। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण? नहीं, स्वागत है मुख्यमंत्री का, अच्छा कदम है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के काम बिल्कुल बंद होने चाहिए। एक आखिरी सवाल है, विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि अब धर्मांतरण कानून बन जाना चाहिए, इस मांग को किस तरीके से? देखिए, उनकी मांग है, सरकार पर जवाब देगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिनका कहना है कि जिस तरीके से इस तरीके की जो कार्रवाई हुई है और जो लोग धर्मांतरण करा रहे थे उसकी अब जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार हुए मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती कारी जहांगीर कासमी दिल्ली के जामिया नगर थाना क्षेत्र के बटला हाउस के मकान नंबर K47 में रहते थे। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि वो ऐसे काम करता था, इसकी उन्हें कोई जानकारी ही नहीं। वहीं दूसरी ओर यूपी में दोनों की गिरफ्तारी होने के बाद दिल्ली पुलिस भी लगातार उत्तर प्रदेश से इनपुट ले रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली या दूसरी जगहों पर किस तरह से धर्मांतरण होता था। उत्तर प्रदेश में कल जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा की गई, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर बात करें तो जहांगीर कासमी और इसके अलावा मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही इस जामिया नगर थाने के बटला हाउस के रहने वाले हैं। अगर बात करें तो उमर गौतम का जो एड्रेस है, मोहम्मद उमर गौतम का, वो K47 जामिया नगर के बटला हाउस में है, और यहाँ पे जिस तरीके से पिछले कई सालों से रह रहा था, उसके जो आसपास के लोग वो ये बताते हैं कि इस तरीके की वो गतिविधियाँ यहाँ पे तो नहीं करता था। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस पूरे धर्मांतरण का भंडाफोड़ किया है, उसके बाद उस उत्तर प्रदेश एटीएस भी लगातार पूछताछ कर रही है और दिल्ली पुलिस भी लगातार इंटेल खंगाल रही है। अभी तक जो प्राथमिक स्तर पर जानकारी मिली है वो ये है कि दिल्ली में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर कासमी इस तरीके की जो घटनाएं उसको अंजाम देते थे। दिल्ली पुलिस भी लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस से इंटेल ले रही है, जिससे कि आगे की जानकारी एकत्रित की जा सके कि क्या दिल्ली में भी इस तरीके के कोई धर्मांतरण को अंजाम दिया गया है या नहीं। चूंकि अगर बात करें तो लगातार कई सारे राज्यों में इन्होंने धर्मांतरण कराया, चाहे अगर बात करें उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर दक्षिण भारत के कई सारे राज्य हो। अब दिल्ली पुलिस भी लगातार इंटेल तलाश रही है कि क्या मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर कासमी क्या दिल्ली के अंदर भी इस तरीके की कोई गतिविधियां करते थे या नहीं। जाहिर तौर से बात है कि दिल्ली में ही इन दोनों आरोपी रहते थे और यही जामिया नगर के थाना अंतर्गत ही इन दोनों आरोपियों का घर पड़ता था। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके के धर्मांतरण की फिलहाल सूचना नहीं आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जानकारी एकत्रित की जा रही है उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा भी, और दिल्ली पुलिस भी लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस से संपर्क कर रही है कि जिससे कि आगे की इंटेल मिल सके और फिर जो कार्रवाई हो उसको की जा सके। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, जामिया नगर, दिल्ली। बड़ी खबर आगरा से है। इसी बीच पारस हॉस्पिटल से जुड़ी एक और लापरवाही उजागर हुई है। बिना फायर एनओसी के कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था। फायर ब्रिगेड ने जनवरी और अप्रैल में नोटिस भी जारी किया था। अस्पताल के निरीक्षण में कई खामियां भी मिली थी। जिला प्रशासन और सीएमओ को इस बात की जानकारी भी दी गई थी। अब सवाल यह है कि बिना फायर एनओसी के अगर ये हॉस्पिटल बना था, कोविड हॉस्पिटल चल रहा था, तो चल कैसे रहा था? ये प्रश्न स्वाभाविक है। नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं आगरा। नितिन, जनवरी और अप्रैल में फायर डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया क्योंकि इसको फायर डिपार्टमेंट की एनओसी हासिल नहीं थी कोविड हॉस्पिटल को, तो फिर ये ऑपरेट कैसे कर रहा था? सवाल ये। यही तो सवाल है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो आगरा विकास प्राधिकरण है, उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि जिस जगह पारस हॉस्पिटल बना है नेशनल हाईवे 2 पर, वो एक आवासीय परिसर है और उसमें किस तरह से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में फायर की जो एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि एक बार में सैकड़ों लोग उस समय, तमाम जो मेडिकल स्टाफ से लेकर मरीज और तीमारदार उनके अस्पताल में रहते हैं। तो कुल मिला के सवाल यही उठता है कि जिस तरह से जो एनओसी है वो अप्रैल और मई में जांच के दरमियान
उनको जारी किया गया कि नोटिस जारी करके कहा गया कि आपके यहाँ जो अग्निशमन जो यंत्र हैं वो प्रॉपर नहीं है, और उसके बावजूद वो NOC नहीं ली गई। फिर भी जिला प्रशासन ने यानी जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह की कृपा से पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया, और कोविड हॉस्पिटल में किस तरह से मौत की मॉक ड्रिल चलाई है। ये बहुत गंभीर सवाल है। सवाल एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा करना चाहता हूँ कि पूर्व जो उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय मंत्री हैं चौधरी उदयभान सिंह, उन्होंने भी एक चिट्ठी इसको लेकर लिखी थी। दरअसल जो पारस हॉस्पिटल है उसमें जो शिवकांत दीक्षित है, जो स्वास्थ्य विभाग का बाबू है, वो लंबे समय से जो इस समय स्वास्थ्य विभाग में जमा हुआ है और कई तरह के उस पर आरोप लगते रहे हैं, उस पर संरक्षण लगा। और इस चिट्ठी में ये कहा है कि शिवकांत दीक्षित की जांच की जाए। शिवकांत दीक्षित के ही पूरी तरह से प्रभाव की वजह से इसको पिछले साल भी पारस हॉस्पिटल की सील खुलवाने में शिवकांत दीक्षित ने मदद की थी, और उसके एवज में शिवकांत दीक्षित की जो कहा जाए निजी पैथोलॉजी जो उसका लड़का चला रहा है वो पारस हॉस्पिटल में चलाने के लिए मतलब एक और नया तथ्य आप बता रहे हैं, आप एक और नया तथ्य बता रहे हैं कि इस पर स्वास्थ्य विभाग के भीतर से मिली भगत का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है, संरक्षण देने का मामला सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर दिल्ली से है। धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बाल महिला कल्याण विभाग की एक अधिकारी भी इसमें शामिल है। आरोपियों की मदद करता था अधिकारी, जरूरतमंद लोगों की सूची इन आरोपियों को मुहैया कराई जाती थी। अब जल्द इस अधिकारी से पूछताछ होगी। जांच एजेंसियों को कतर से पैसे की फंडिंग के सबूत मिल रहे हैं। धर्मांतरण मामले में 2 संगठनों की भूमिका समझ में आ रही है, सामने आ रही है। दूसरे संगठन के प्रमुख की तलाश में जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, रेड्स कर रही हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। ओपी तिवारी जी, ये जो बात हम कल कर रहे थे उसी का एक्सटेंशन है। ये कौन अधिकारी है जो इस तरह से मदद मुहैया करा रहा था? बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन वेलफेयर का ये अधिकारी है, और इसके पास ऐसे लोग, ये गरीब लोगों की एप्लीकेशंस आती हैं जो अपनी जरूरतें, अपनी मुसीबतें मिनिस्ट्री को बताते हैं। ये अधिकारी ऐसे तमाम जरूरतमंद लोगों को कि किसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है उसकी लिस्ट आरोपियों को देता था, और आरोपी अपने हिसाब से फिर उस आदमी से या उसके माँ बाप से संपर्क करते थे। वो पहले ये देखते थे कि इसको किस तरह से कन्वर्ट किया सकता है। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात राजेंद्र ये कि एबीपी नेटवर्क के एबीपी गंगा ने कल शाम को एक खुलासा किया था, उनके संपादक रोहित सामल ने, इस मामले में 2 संगठनों की भूमिका है। अब ये जांच एजेंसियों ने भी बात मान ली है, और जिस दूसरे संगठन की भूमिका सामने आई है उस संगठन के जो प्रमुख हैं कलीमुद्दीन सिद्दीकी, उनकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियां इस तक को से पूछताछ करना चाहती हैं कि इस पूरे धर्मांतरण मामले में इसकी क्या भूमिका थी। फिलहाल जांच एजेंसियों की गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। राजेंद्र जी, ओपी तिवारी जी, एक बात और बताएं हमारे दर्शकों को, ये जो अधिकारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो मदद करता था, क्या इससे पूछताछ शुरू हो गई है या अभी शुरू होनी है? देखिए, जिन लोगों से जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर इस अधिकारी का नाम सामने आया है। क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्रालय में ये अधिकारी इस समय बैठा हुआ है, लिहाजा यूपी की जो एटीएस है वो थ्रो प्रॉपर चैनल तरीके से केंद्र सरकार के मंत्रालय तक आएगी, और वहां से उसके बाद इस अधिकारी से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये अधिकारी भी कन्वर्टेड मुसलमान ही बताया जाता है। राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपी तिवारी इन जानकारियों के लिए। बड़ी खबर दिल्ली से है। धर्मांतरण मामले में नया खुलासा हो रहा है। एक अधिकारी भी इसमें शामिल है, वो आरोपियों की मदद करता था, जरूरतमंद लोगों की लिस्ट मुहैया कराता था आरोपियों को। जांच एजेंसियों ने धर्मांतरण के मामले में 2 संगठनों की भूमिका भी स्वीकार की है। दूसरे संगठन के प्रमुख कलीमुद्दीन की तलाश जारी है, ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं उसकी तलाश में। 2 संगठनों की भूमिका का खुलासा कल एबीपी गंगा ने किया था, और अब जांच एजेंसियां इनमें से एक संगठन के प्रमुख की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापे मार रही हैं। कलीमुद्दीन की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है।